हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और बॉर्न इकोनॉमिक्स की टीम के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये टॉपिक जो है बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, एमए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो विद क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यदि आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इन नोट्स की हेल्प से आप इनको धीरे धीरे जूम करके स्क्रीनशॉट लेके आप अपने खुद के नोट्स भी इनकी हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इंट्रोडक्शन। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की इंट्रोडक्शन क्या है कि ये थ्योरी बेस्ड है सेज लॉ ऑफ मार्केट की अजम्पशंस के ऊपर, जिसमें कि ये कहा गया है कि हमारी वेजेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्राइजेस ये फ्लैक्सिबल होते हैं। यानी कि सेज लॉ ऑफ मार्केट जो है ना, ये प्रोफेसर JB से का दिया हुआ लॉ है, जिसमें कि प्रोफेसर से ये कहते हैं कि हमारी जो वेजेस हैं यानी कि लेबर मार्केट, जो हमारा इंटरेस्ट है यानी कि मनी मार्केट और प्राइजेस यानी गुड मार्केट्स, तीनों तरह की मार्केट में फ्लैक्सिबिलिटी पाई जाती है। और ये फ्लैक्सिबिलिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है सप्लाई के ऊपर। से का ये मानना था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। जितनी भी आप गुड्स की सप्लाई करते हैं मार्केट में, उतनी ही गुड्स की डिमांड भी हो जाती है। उन्होंने ये माना था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए इकॉनमी में एग्जिस्ट करता है बिकॉज द पीपल बिगिन टू सेव मोर देन दे इन्वेस्ट। जब हमारी सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाती हैं, यानी कि आप इन्वेस्ट नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा सेव करते हैं, तो उस टाइम इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ जाता है। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट मीन्स, यदि आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा। तो जो हमारी क्लासिकल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग भी फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? इट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच नो वन इज अनएम्प्लॉयड। जब हमारी इकोनॉमी में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है तो उसको, उस सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसके फुल डेफिनेशन क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन इन विच ऑल दोज who want to work at the existing wage rate get work without any undue difficulty। कहने का मतलब क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जिसमें जो लोग काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, और यदि उन सबको काम मिल जाता है बिना किसी परेशानी के, तो उस सिचुएशन को हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन मानते हैं। अब है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? Natural rate of unemployment is the rate of unemployment arising from the normal labor market frictions that exist when the labor market is in the equilibrium। यानी कि जब लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में है उस टाइम लेबर की यदि नॉर्मल कंडीशंस भी हैं, सब कुछ लेबर की सप्लाई सब कुछ है, लेकिन लेबर मार्केट में यदि किसी तरह के कोई भी फ्रैक्शंस एग्जिस्ट करते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट आता है तो उसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अब है हम पढ़ेंगे, वैसे ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको नहीं लिखना, लेकिन 2-2 नंबर या 4-4 नंबर के जो आपके क्वेश्चन आते हैं उनमें से बीकॉम स्टूडेंट्स और ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए या फिर एमए के स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो भी आप कंपटीशन टेस्ट देते हैं उनमें ये टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना ये बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इनके बीच में बता रही हूँ। यदि क्लासिकल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आए तो आपको ये सब टाइप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सब ये टाइप्स हैं। सबसे पहला है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब्स इन द डायनामिक इकोनॉमी, फैक्टर्स लाइक शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, ब्रेकिंग डाउन ऑफ मशीनरी एटसेट्रा। मतलब कि जब इकॉनमी में
कुछ चेंजेस आते हैं, हम नई टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करते हैं, या फिर हमारी मशीनरी में कोई दिक्कत आ जाती है, रॉ मटेरियल हमारा जो है ना कम हो जाता है, उस टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट अराइजेज टू द चेंजेस ऑफ द सीजन। जब हमारा इकोनॉमी में सीजन चेंज होते हैं तो उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे कि फैशन आदि में चेंज आना, कि गर्मियों में कॉटन की डिमांड बढ़ना, सर्दियों में जो है ना विंटर क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ना। तो अब जब सीज़न आता है तो विंटर क्लॉथ्स इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो विंटर में ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, उस टाइम उनके पास ज़्यादा लोगों को काम देने के लिए मतलब एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होता है, और गर्मियों में कॉटन इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होता है। इस तरीके से जो हमारा एम्प्लॉयमेंट के लेवल में चेंज होता है उसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि लॉन्ग रन में जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ डिक्लाइन होता है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से मतलब हमारी इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ जाता है। जैसे अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन शॉर्टेज, मतलब जैसे कि हमारे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यदि शॉर्टेज में है, जब हम टेक्नोलॉजी में चेंज करते हैं या हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है, हम न्यू टेक्नोलॉजी के साथ शिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मतलब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, तो जो लोग कंप्यूटर सीख कर जॉब करना चाहते हैं उनके लिए जॉब्स अवेलेबल होंगी, जो नहीं करना चाहते तो वो जो है ना फिर उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। इस तरीके से उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। इट अराइज ड्यू टू द चेंज इन द टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि जैसे कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करना चाहते हैं या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पर हम उस चीज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है। Voluntary unemployment. It is the situation when employment is available, but the workers are not willing to do the work at the prevailing wage rate. प्रचलित मजदूरी की दर पर, प्रेवेलिंग वेज रेट पर एम्प्लॉयमेंट तो मतलब जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन लेबर जो है वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। जब वो तैयार ही नहीं है इसका मतलब वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से बेरोजगार हो, काम आपको मिल रहा है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ द सिचुएशन व्हेन पीपल हैव टू रिमेन, यानी कि उनको मजबूरी है, उनको बेरोजगार रहना पड़ रहा है, वो काम करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से उनको काम मिल जाए, वो प्रेवलिंग वेज रेट पर काम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से ये बड़े सारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैं। 4 मार्क्स में आपका जो है कोई ना कोई टाइप जरूर से पूछा जाता है, कोई ना कोई एक टाइप जो है वो आ ही जाता है एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी अजम्पशंस, की जो आपकी क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इसकी मेन अजम्पशंस क्या हैं। सबसे पहला है रैशनल मैन। द मैन इज़ रैशनल इन नेचर। रैशनल का मतलब जो कि अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के साथ काम करना चाहता है, जो सोच समझकर डिसीजन लेना चाहता है। लेजिस फेयर का मतलब है कि नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट का कोई भी रोल नहीं है, स्टेट किसी भी तरह से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में इकोनॉमी में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर रही। क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि फॉरेन कंट्री की इकोनॉमीज़ के साथ हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं है। शॉर्ट रन में हमारी टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज नहीं होगा। प्राइजेज आर फ्लेक्सिबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्राइजेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेजेस ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे। परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन जो है ना यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। अब है कि जो हमारा आउटपुट और वेजेस का डिटर्मिनेशन जो है वो कैसे होगा। इट इज़ डिटर्मिन द प्रोडक्शन बाय द प्रोडक्शन फंक्शन। हमारा प्रोडक्शन फंक्शन हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा हुआ है कि प्रोडक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर टेक्नोलॉजी।
तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो प्रोडक्शन फंक्शन से डिटरमिन होता है। इक्विलिब्रियम होता है हमारी डिमांड और लेबर सप्लाई ऑफ लेबर मार्केट में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो फंक्शन होते हैं। एन फॉर हमारा मतलब लेबर, पी का मतलब है प्रोडक्शन, के फॉर कैपिटल, एंड एल फॉर लैंड एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। कि हमारा प्रोडक्शन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? लेबर, कैपिटल, लैंड एंड टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन। इन चीज़ों के ऊपर हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है। ये हमारे प्रोडक्शन के मेन कंपोनेंट। इस थ्योरी में ये माना गया है कि शॉर्ट पीरियड में हमारी जो टेक्नोलॉजी है, लैंड है और कैपिटल है, यदि ये सब कांस्टेंट रहते हैं, प्रोडक्शन सॉलिड डिपेंड करता है केवल और केवल हमारा एम्प्लॉयमेंट के लेवल यानी कि लेबर के ऊपर डिपेंड करता है। इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर ये कर्व जो है वो यही दिखा रहा है कि इधर आपका एम्प्लॉयमेंट का लेवल है और इधर आपका आउटपुट है। जब आप ON लेबर को काम दे रहे हैं तो आपका आउटपुट का लेवल OP है। जैसे ही आपने ON से बढ़ाकर लेबर को ON1 किया, आपका प्रोडक्शन OP से बढ़कर OP1 हो गया और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया और प्रोडक्शन बढ़ गया। जो ये A, B और C पॉइंट है, इनको मिलाने से जो हमारा कर्व आया, दिस इज़ द OS इज़ द ऑल सप्लाई कर्व। यानी कि हमारी जैसे जैसे लेबर की सप्लाई बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी में आउटपुट का लेवल भी बढ़ रहा है। ठीक है। उसके बाद है हमारा कि जो हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। कि सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड ऑफ लेबर में इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा? तो यहाँ पर हमें स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है कि डिमांड ऑफ लेबर कैसे होगी और सप्लाई ऑफ लेबर कैसे होगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिमांड फॉर लेबर। डिमांड फॉर लेबर जो है ना वो लेबर इज डिमांडेड बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब हम लेबर की डिमांड क्यों करते हैं? क्योंकि हम प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। यदि अब हम प्रोडक्शन ही नहीं करना चाहते तो हम लेबर की डिमांड भी नहीं करेंगे। तो इट इज़ द डिमांड अप टू द एक्सटेंट दैट द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू द वेजेस। यानी कि जो हम लेबर की डिमांड करते हैं, लेबर को जो वेजेस देते हैं वो किसके बराबर होती है? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, MRP। M फॉर मार्जिनल, R फॉर रेवेन्यू, P फॉर प्रोडक्टिविटी। और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ गुड किसके बराबर होती है? वो ऑफ लेबर किसके बराबर होती है? P इंटू MPP। P फॉर प्राइस ऑफ गुड एंड MPP फॉर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, की उसने कितनी गुड्स प्रोड्यूस की हैं और उन गुड्स का प्राइस क्या है। यदि हम इस P को W के नीचे ले आते हैं तो W/P इज़ द MPP। ये आपकी रियल वेजेस हो गई कि आपकी वेजेस कितनी है और प्राइस लेवल क्या है। W/P इज़ द रियल वेज रेट इज इक्वल टू द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ द गुड्स। तो हम ये कह सकते हैं शॉर्ट में कि डिमांड फॉर लेबर जो है ना वो जो हमारी वेजेस हैं उसका डिमिनिशिंग फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि हमारी रियल वेज रेट बढ़ेगी, यदि हमें वेजेस ज़्यादा देनी पड़ती हैं तो हम लेबर की डिमांड कम करते हैं, और यदि लेबर का रियल वेजेस कम होती हैं तो हम लेबर की डिमांड ज़्यादा करते हैं। वेजेस ज़्यादा हैं तो लेबर की डिमांड कम है, वेजेस कम है तो लेबर की डिमांड ज़्यादा है। तो इस वजह से हमारा लेबर का डिमांड कर्व जो है वो हमारा डिमांड कर्व की तरह नेगेटिवली स्लोप यानी कि डाउनवर्ड स्लोप होता है। ठीक है। इस फिगर में हमने ये दिखाया हुआ है कि जो हमारा MPP है, MPP यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कर्व है और ये नेगेटिवली स्लोप है। ये देखिए, ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। ये ON लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो उस टाइम देखिए वेज रेट आपकी OP1 है, यानी कि रियल वेजेज जो हैं वो कम है। और इस लेवल पर हम ये कहते हैं कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है यहाँ पर वो आपकी
किससे ज़्यादा है, कम है, वेजेस से कम है। इसका मतलब क्या है कि इट इम्प्लाइज एक्सेस ऑफ रियल वेज रेट ओवर द एमपीपी। अब यदि हम वेजेस मतलब जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का लेवल हो वो N2 है, तो इस लेवल पर हमारी यहाँ पर जो है ये लेवल ये है N2। यहाँ पर हमारा क्या है कि जो हमारी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, यहाँ पर प्रोडक्शन का लेवल जो है ना वो रियल वेजेस से ज़्यादा है। और ON लेवल पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ गुड्स और वेजेस ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसके नीचे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और इसके ऊपर ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा है इसलिए हम वेजेस भी ज़्यादा दे रहे हैं। यहाँ पर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन का लेवल कम है, इस वजह से हम वेजेस भी कम देते हैं। तो ये शो करता है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो हमारा ON होगा, जहाँ पर हमारी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और वेज रेट रियल वेजेस जो हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है, तो हमारा ये ON लेवल ही एम्प्लॉयमेंट के लेवल को रिप्रेजेंट करता है। यही हमारा ये ON लेवल यही हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है, जहाँ पर हमारी वेज रेट और एम्प्लॉयमेंट वो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ लेबर की। एक लेबर की सप्लाई जो है ना और उसकी सर्विसेज एक पॉइंट तक होती हैं जहाँ पर कि मार्जिनल यूटिलिटी और रियल वेज रेट रिसीव्ड दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। देखो लेबर जो है ना उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, तो वो काम करेगा या वो आराम करेगा। जहाँ पर जब उसको लगता है कि मैं जब काम कर रहा हूँ तो मेरा जो मैंने आराम का सेक्रीफाइस किया है वो सेक्रीफाइस और जो मैं काम कर रहा हूँ उससे मिलने वाली वेज जो मेरे लेज़र्स में कमी आई है, लेज़र्स का जो मैंने सेक्रीफाइस किया है और जो मैंने रियल वेजेस रिसीव की हैं उनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी मेरी एक दूसरे के बराबर है, या फिर वेजेस से मिलने वाली यूटिलिटी सैक्रिफाइस रेट से ज़्यादा है तो लेबर सप्लाई करेगा, अदरवाइज सप्लाई नहीं करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाती है जब रियल वेजेस डाउन चले जाते हैं और सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाती है जब रियल वेजेस इंक्रीज हो जाते हैं। यानी कि सप्लाई ऑफ लेबर और रियल वेजेस इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। यदि रियल वेजेस बढ़ते हैं रियल वेजेस यदि बढ़ते हैं तो हमारी सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ती है, रियल वेजेस यदि कम होती हैं तो हमारी सप्लाई ऑफ लेबर भी कम हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा रियल वेज और लेज़र्स हैं इन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ होता है और हम यहाँ से इनकम लेज़र ट्रेड ऑफ से ही लेबर सप्लाई कर्व डिराइव करते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर हमारी जब वेजेस ज़्यादा हैं तो वर्कर जो है ना वो लेज़र्स को छोड़कर काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो इस वजह से लेबर की सप्लाई जो है ना वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। लेबर की सप्लाई ज़्यादा होगी। ये देखिए ON3 यहाँ पर लेबर की काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा है और लेज़र्स कम हो जाते हैं तो ON3 लेबर की सप्लाई हो जाएगी। अब यदि वेजेस हमारी कम हो जाते हैं तो लेबर की सप्लाई भी कम हो जाएगी। लेबर की सप्लाई जो है ना वो हमारी इधर से देखें तो कम हो जाएगी, लेज़र्स बढ़ जाएंगे और वर्क पावर कम हो जाएगी। तो इस वजह से जो हमारा लेबर का सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड हो जाएगा। यानी कि जब वेजेस कम हैं तो लेबर की सप्लाई कम हो जाती है और लेबर आराम करना ज़्यादा पसंद करती है, काम करना कम पसंद करती है। जैसे जैसे वेजेस बढ़ती हैं तो वेजेस के बढ़ने के साथ साथ लेबर की वर्क कैपेसिटी जो है ना वो बढ़ती चली जाती है और लेज़र्स कम होते चले जाते हैं, जिस वजह से लेबर का सप्लाई कर्व जो है ना वो पॉजिटिवली स्लोप्ड हो जाता है। अब है कि लेबर मार्केट में क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ आएगा। इक्विलिब्रियम लेवल वहाँ पर आएगा जैसे हमने पढ़ा ये लेबर का सप्लाई कर्व है, ये लेबर का डिमांड कर्व है। हमने अभी पीछे लेबर का डिमांड कर्व पढ़ा था, लेबर का सप्लाई कर्व पढ़ा था। जहाँ पर आपका लेबर का डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होगा। और हमने यही पढ़ा था कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये कहती है कि
जहाँ पर हमारा डिमांड और सप्लाई कर्व ऑफ लेबर में इक्विलिब्रियम होगा, वहीं पर इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का लेवल डिसाइड होगा। तो OWP वेजेस, रियल वेजेस यदि आपकी OPW हैं तो वो सॉरी PW/P हैं, तो वहीं पर एम्प्लॉयमेंट का लेवल ON डिसाइड होगा। और यहीं से ही हम अपने आउटपुट के लेवल को भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये थियरी क्या कहती है कि जो हमारा आउटपुट का लेवल है जो वो हमारा आउटपुट यानी कि इनकम किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो यदि हम कैपिटल को कांस्टेंट मान लें तो वो खाली लेबर के ऊपर डिपेंड करती है। लेबर की डिमांड रियल वेज रेट का नेगेटिव रिलेशन होता है और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है। जहाँ पर हमारी लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई दोनों एक दूसरे को के बराबर होती हैं, जैसे कि यहाँ पर इस कर्व में है, यहाँ पर हमारी लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई, डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इकोनॉमी में यहीं पर हमारा इक्विलिब्रियम का लेवल डिसाइड होगा एट पॉइंट E। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है ना, ये सेल्फ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर बेस्ड है। सेल्फ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का मतलब है, क्लासिकल थ्योरी सेज लॉ की तरह ये कहती है कि वेज रेट, इंटरेस्ट रेट और प्राइजेस ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही एडजस्ट हो जाते हैं, इनमें फ्लैक्सिबिलिटी पाई जाती है। वेज रेट फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब है कि क्लासिकल थ्योरी के में जो इकोनॉमिस्ट हैं जैसे एडम स्मिथ, मार्शल, पीगू, जेबीसे, इन सब का मानना है कि वेज रेट इज़ फ्लैक्सिबल इन नेचर एंड ऑटोमेटिकली एडजस्टेड इन द इकोनॉमी टू द चेंज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फॉर द लेबर मार्केट। यदि ये हमारी लेबर मार्केट है तो लेबर मार्केट में जहाँ पर भी हमारा डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगा वहीं पर इक्विलिब्रियम माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम ये वेजेस की बात करते हैं और यहाँ इधर वाई एक्सिस पर है हमारी डिमांड एम्प्लॉयमेंट का लेवल, ठीक है। यदि स्टार्टिंग में ये हमारी लेबर की डिमांड कर्व है और ये लेबर का सप्लाई कर्व है, इक्विलिब्रियम हमारा इस ई पॉइंट पर है जहाँ पर हमारी वेजेस जो हैं वो OW वेजेस डिसाइड की जाती है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमने वेजेस बढ़ाकर OW1 कर दी, वेजेस को बढ़ाकर OW1 कर दिया, तो OW1 पर हमारी क्या होगी, लेबर की डिमांड सप्लाई जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी और लेबर की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ये देखो, लेबर की सप्लाई तो सपोज कीजिए 10 है, लेकिन लेबर की डिमांड कितनी रह गई, 8 रह गई। तो इस केस में जब आपकी लेबर की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड कम होगा तो फाइनली वेजेस धीरे धीरे डाउन हो जाएंगी और इक्विलिब्रियम वहीं पर आ जाएगा जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इसी तरीके से यदि हम वेजेस कम कर देंगे, वेजेस यदि हमने कम कर दी, अब देखो डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गई और सप्लाई जो है ना वो हमारी कम रह गई, यानी कि हम ज़्यादा लेबर हायर करना चाहते हैं लेकिन लेबर की सप्लाई जो है ना वो कम है। तो इस वजह से वापस धीरे धीरे वेजेस जो है ना यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगी। जैसे हमारा ये वेज मार्केट का फंडा है, इसी तरीके से वो कहते हैं कि जो हमारी गुड्स मार्केट है, गुड्स मार्केट में भी सेम इसी तरीके से, जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे प्राइजेज, यहाँ पर लिख देंगे डिमांड ऑफ गुड और सप्लाई ऑफ गुड, ठीक है ना। उसी तरीके से हमारी मनी मार्केट में इधर आ जाएगा आपका इंटरेस्ट रेट और इधर आ जाएगा डिमांड सप्लाई ऑफ मनी, इधर हो जाएगा डिमांड ऑफ मनी, यानी कि हर जगह जो है ना हमारा तीनों मार्केट में ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम एडजस्ट हो जाए। ये हमारा इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख सकते हैं। यदि आपने इसके नोट्स बनाने हैं तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, इसको जूम करके अपना नोट डाउन कर सकते हैं। ये फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट की बात करता है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ऑफ मनी, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ मनी, जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, सेविंग फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो गए। सेम उसी तरीके से डायग्राम हो गया और उसी तरीके से हम इसका जो है ना एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है इक्विलिब्रियम इन द
मनी मार्केट में भी सेम ऐसे ही डिमांड और सप्लाई की हम बात करके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है कि हमारे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है ना वो कैसे होगा। देखिए, हम यदि ये मानकर चले कि हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई बिल्कुल यहीं से समझाती हूँ, ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई है जो कि कांस्टेंट है। स्टार्टिंग में हमारी एग्रीगेट डिमांड AD1 है, जहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम जो है ना वो इस पॉइंट पर है, A पॉइंट पर, और प्राइजेज OP1 है। अब हम कहते हैं कि यदि हमारी डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाएगी तो उसके कारण हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व AD1 से शिफ्ट होकर AD2 हो जाएगा और नया इक्विलिब्रियम जो है ना एडजस्ट हो जाएगा E पॉइंट पर, जहाँ पर कि हमारे प्राइजेस OP1 है, ठीक है। अब यदि हम प्राइजेस OP ही रखते हैं तो ये प्राइजेस OP से OP3 तक कैसे पहुँचते हैं। यदि हम यहाँ पर रखते हैं तो देखो, हमारी सप्लाई AD है जबकि हमारी डिमांड ज़्यादा है, मतलब D से AD के बराबर। तो जो ये AD गैप है, इसको इस केस में क्या है, हमारी डिमांड इतनी है जबकि सप्लाई कम है। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई नहीं बढ़ी, जिस कारण से प्राइजेस बढ़कर वहाँ आ जाएंगे जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। इसी तरीके से यदि अब डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाएगी तो हमारे प्राइजेस डाउन आ जाएंगे। तो अब ये डाउन कैसे आए, डिमांड कम हो गई, डिमांड OP प्राइजेस पर हमारी डिमांड जो है ना कितनी है, B है, कितनी है, यहाँ इस आउटपुट के बराबर इतनी है, जबकि सप्लाई कितनी है, सप्लाई AB के बराबर ज़्यादा है। इस केस में सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा है, यहाँ पर हमारी डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, इस वजह से प्राइजेस बढ़ जाएंगी। यहाँ पर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है, इस वजह से प्राइजेस कम हो जाएंगी। कहाँ तक, जहाँ तक कि हमारी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर नहीं आ जाती और फाइनल इक्विलिब्रियम जो है वो C पॉइंट पर OP प्राइज P2 प्राइजेस पर एडजस्ट हो जाएगा। ये सारी की सारी इसकी वही एक्सप्लेनेशन है कि जब प्राइजेज OP1 है तो डिमांड जो है ना वो हमारी कम है, सप्लाई ज़्यादा है, जिस वजह से BA के बराबर जो है ना हमारी सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए प्राइजेस डाउन चले जाएंगे और कम होकर वहाँ पर आ जाएंगे जहाँ पर कि हमारा आउटपुट का लेवल OQ2 है। इसको OQ तक लाने के लिए हम प्राइजेस को कम कर देंगे, ठीक है। अब है इसकी थ्योरी की इम्प्लीकेशंस की, जो हमारी क्लासिकल थ्योरी है इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। सबसे पहले कि इसका नॉर्मल फीचर है कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में काम करती है। दूसरा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। इक्विलिब्रियम वहाँ पर पॉसिबल है जहाँ पर केवल और केवल फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। वेज रेट जो है ना वो फ्लैक्सीबल होने चाहिए। सप्लाई सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एक दूसरे के बराबर होना ज़रूरी है। यदि किसी केस में डिसइक्विलिब्रियम होता भी है तो इंटरेस्ट ऑफ रेट में इस तरीके से चेंजेस होंगे कि ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम जो है ना वो दोबारा से रीगेन हो जाएगा। गवर्नमेंट लेजिस फेयर की पॉलिसी जो है ना उसको फॉलो करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी अब थोड़ी सी मैं आपको क्रिटिसिजम्स भी बता देती हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन आप फटाफट से कर लेना। अनरियलिस्टिक प्रपोजिशंस का मतलब क्या है कि ये थ्योरी जो है ना अनरियलिस्टिक बातों पर बेस्ड है, जैसे कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, ऐसा कभी भी नहीं होता। केन्ज ने इस लॉ की क्रिटिसिज्म क्या करी है, केन्ज कहता है कि ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। लेजिस फेयर की पॉलिसी भी बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही सब एडजस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। केन्ज इसको भी रिफ्यूज़ करता है। शॉर्ट रन में ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती, ये सिर्फ लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होती है। केन्ज कहता है कि लॉन्ग रन में वी ऑल डेड, हम सब मर जाते हैं, तो लॉन्ग रन किसने देखा। मनी जो है ना ये कहती है कि मनी एक वेल है, मनी सिर्फ और सिर्फ गुड्स को एक्सचेंज करने का मीडियम है, मनी की फॉर्म में हम पैसे को स्टोर करके नहीं रख सकते, ऐसा क्लासिकल थ्योरी मानते हैं, जबकि केन्ज इसको भी निग्लेक्ट करता है, ठीक है ना। ये जो है ना सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के इलास्टिक होती हैं, ये कहता है, लेकिन केन्ज कहता है कि ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है। जनरल इक्विलिब्रियम में ये अप्लाई नहीं होता। इस तरीके से आप क्लासिकल थ्योरी का ये पूरा क्वेश्चन, पूरे नोट्स जो हैं वो अपने बना सकते हैं। यदि किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे।